हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में डोंगजू सोच रही होती है कि खैर फर्स्ट टाइम उसके क्रश ने इसे नोटिस किया जब उसने इसे कहा था कि ये सब तुमने क्या हाल बना रखा है। देन ये उस लड़की के बारे में सोचती है कि वह कहाँ उसके स्टैंडर्ड एंड कहाँ मेरे स्टैंडर्ड। पर हाँ, ओप्पा उनके साथ इसलिए आए होंगे बिकॉज ओप्पा के पास कोई कार नहीं है, लेकिन मैं ये पैसे इकट्ठे इतने दिनों से कर रही हूँ ये उनके कार के लिए तो है। माते अपनी मॉम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड होता है एंड जी ही से पूछता है यूरा के बारे में। ये बताती है कि वो तो ना बहुत ज़्यादा तेज और चालाक लड़की है जिसकी शादी कई साल पहले होम ग्रुप में हुई थी, बट बच्चा होने के बाद उसे वहाँ से निकाल दिया गया एंड वो बहुत चालाक है, उसके पास मत जाना। एंड यूरा याद कर रही होती है उस टाइम को जबकि माते की मॉम ने इसे वो पासवर्ड बताया था जो कि एक जीत सिर्फ सबूत था कि वो अपने पापा का बेटा है। माते इसके पास आता है और इससे पूछता है कि इसके बारे में क्या जानती है। ये इसे अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मेरी इस फैमिली में शादी हुई थी, लेकिन जो मेरी सासू माँ थी वो बहुत ज़्यादा बुरी चालाक औरत है एंड उसने मुझे निकाल दिया, यहाँ तक कि मेरी बेटी को मुझसे देखने भी नहीं दिया। ये कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में क्यों बता रही हो। तो ये इसे बताती है कि जो मेरे ससुर है ना वो ही तुम्हारे पापा हैं। दूसरी तरफ जिघी को काफ़ी डर हो रहा था कि कहीं इसका बॉयफ्रेंड इसे डंप ना कर दे, इसलिए ये एक फ्यूचर टेलर के पास जाती है जो इसे काफ़ी बुरी तरीके से डरा देती है कि वो तो एक बहुत ही चालाक लड़की के पास गया है जो कि उसे अपने काबू में कर सकती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे ये तावीज़ आखिर किस टाइम काम आएंगे। एंड ये एक छोटी सी सिंपल सी दिखने वाली घड़ी जिघी 2 करोड़ रुपए में खरीदती है, बट खैर तामे के लिए इतना तो बनता था। ये सीधा अपने पापा के इस चतुर चालाक वाइफ के पास चला जाता है, इन्हें बताता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है, लेकिन ये इसे कहती हैं कि तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कितने आए उनकी प्रॉपर्टी के पीछे जिनके पास कम से कम झूठी डॉक्यूमेंट्स तो होते थे, तुम तो वो तक नहीं लाए, मैं तुम पे कैसे विश्वास कर लूँ। माते अब दोबारा से यूरी के पास आता है कि मुझे वो पासवर्ड बताओ, सिर्फ वो ही तरीका है ये साबित करने का, लेकिन यूरी इसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें पासवर्ड बता दूंगी तो आगे चल के तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। तुम्हें उस औरत से मेरा बदला भी लेना है जिसने मुझे आज तक मेरी बेटी से दूर रखा, उसकी शक्ल भी नहीं देखने दी, जिसके लिए तुम्हें उससे भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा मनी के थ्रू। फेस तो तुम्हारा है ही हैंडसम, तो तुम हमारे देश की सबसे अमीर लड़कियों को पटाओ और उनसे पैसों के बारे में जानकारी लो। ये कहता है कि उन 10 लड़कियों में तुम्हारा भी नाम शामिल है क्या। तो ऐसे कहती है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट आंसर तुम्हें अभी नहीं मिलेगा। और उन 10 लड़कियों में सबसे पहले तो इसकी खुद की गर्लफ्रेंड ही थी। ये इसे एक चाबी भी देती है। दूसरी तरफ डोंगजू को एक नंबर मिलता है कि ये फ़ोन पे ही बता देते हैं लोगों का भविष्य। जब ये इनसे पूछती है तो ये बताते हैं कि तुम्हारे क्लोज एक लड़का आ रहा है जो कि फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है एंड वो तुम्हारे काफ़ी क्लोज आता जा रहा है। इसे लगता है कि कहीं ये फ्यूचर टेलर इसकी इस भाई के बारे में ही तो नहीं बात कर रहा, इसलिए ये अपने भाई की पिटाई करनी स्टार्ट कर देती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर माते आ जाता है एंड वो फ्यूचर टेलर इसे बताता है यही है तुम्हारा फेटेड मैन, जो ऐसा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं पे चल सकती हो। एंड ये इस क्वेश्चन के लिए कहाँ मना कर सकती थी, जो कि रास्ते में से पूरी लाइन मारती है, लेकिन जो बंदा इतनी अट्रैक्टिव लड़कियों से भी अट्रैक्ट नहीं होता वो बेचारी क्यूट सी डोंगजू से कैसे अट्रैक्ट होता। ये इसे इस वेयर हाउस में ही लेकर आता है। ये कहती है कि तुम मुझे पार्ट टाइम जॉब दे रहे हो क्या, तो ये इसे बताता है कि पार्ट टाइम तो नहीं बट ये जानलेवा ज़रूर हो सकती है, कहीं डोंगजू इसे मना ना कर दे, इसलिए ये अपना फेस इसे दिखाना स्टार्ट कर देता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं डेली तुम्हें अपना फेस दिखाया करूँगा। एंड ये इस पे एकदम से मान जाती है। काफ़ी खुशी के साथ ये अंदर जाते तो हैं, लेकिन इन सब बॉक्स में से इतनी सारी सॉक्स निकलती हैं। यूरी से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें पैसों से भरे डब्बे दूंगी, तुम्हें उन सॉक्स को बेचकर बिजनेस करना है, तभी तो तुम्हें पैसों की कीमत के बारे में पता चलेगा। एंड ये सिर्फ एक शुरुआत है। बेचारी डोंग जो इन्हें रास्ते पे बेचना स्टार्ट कर देती हैं, जिसे कुछ पुलिस लोग पकड़ लेते हैं एंड इसकी रिहाई के लिए अब माते को जाना पड़ता है, जहाँ पे इंस्पेक्टर भी इसके ऊपर ही पागल हुए जा रही थी। ये इसे बाहर लाता है तो डोंगजू कहती है कि मेरे पास टैक्सी के पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो।
पहले तो ये इसे मना कर देता है, लेकिन जब इसकी इतनी बुरी हालत देखता है तो मान जाता है। रात को इसे अपने घर पे ही ले आता है, जैसे कहते हैं कि सुबह होने से पहले ही निकल लेना मेरे घर से। लेकिन डोंगजू की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि ये मैं अपने क्रश के घर पे आखिर पहुंच गई। सुबह को ये बहाना मार देती है कि मुझे बहुत तेज़ फीवर है, मैं कहीं नहीं जा पा रही, इसलिए माते ही यहाँ से चला जाता है। जिसके पीछे से ये कपड़े पहन के देखती है इसके बेडरूम में जाती है। अनिश ब्रश को सोचती है कि भले पुराना हो, लेकिन इससे मेरा ओप्पा अपने लिप्स पे रोज़ टच करता होगा, इसलिए शुरू हो जाती है। अगले ही पल माते से फ़ोन करके बताता है कि मेरा घर साफ़ कर देना। बाथरूम में एक ब्रश रखा हुआ है जिससे मैं वॉश बेसिन साफ़ करता हूँ, तो तुम भी उसी से साफ़ कर देना। माते को इन सॉक्स को बेचने के लिए एक जगह चाहिए थी, जगह के लिए रेंट के पैसे, एंड अगर ये अपनी उस गर्लफ्रेंड का कार्ड यूज़ करता तो उसे पता चल जाता। इसलिए डोंगजू अपना फेवरेट सामान ही बेचना स्टार्ट कर देती है रेंट के पैसों के लिए। जहाँ पे इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक कैप खरीदने यहाँ पर आया था। एंड जब इस कैप को पहनकर इसे डोंगजू दिखाती है तो इसे डोंगजू से फर्स्ट सेट में ही प्यार हो जाता है। माते डोंगजू के पास फ़ोन मिलाता है, लेकिन अभी डोंगजू इस लड़के के साथ बिजी थी। जिस पे माते सोचता है कि ऐसा कैसे हो गया कि मैंने डोंगजू के पास फ़ोन किया और उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। डोंगजू अपनी मॉम से बताती है कि पता है मैं रात को माते के घर पे थी, क्या आपकी जवान बच्ची कहीं और घर पे थी तो आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा। लेकिन इसकी मॉम भी बोल देती है कि माते के स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हारे साथ कर भी क्या सकता है। सॉक्स को बेचते हुए इसकी मुलाकात फिर से इसे लड़के के साथ हो जाती है जो इसे अपने घर खाना खिलाता है। एंड डोंगजू इसे बताती है कि ये इन सारी सॉक्सेस को बेचना चाहती है अपने ओप्पा के लिए, जिस पे इसकी हंसी एक बार को थोड़ी गायब हो जाती है कि इसका क्रश भी है। ये इसे लिफ्ट देती है एंड देन माते की कार पे पहुंचने पे माते इसे कहता है कि तुम किसके साथ बैठी हुई थी, तुम ऐसे भी किसी स्ट्रेंजर के साथ बैठ जाओगी क्या। देखो मेरे पास एक घड़ी है, इसकी कीमत 4 लाख है एंड इसे तुम्हें बेचना है। डोंगजू बेचने चली जाती है एंड पीछे से सारी लड़कियां इसे ही घूर रही थी, इसलिए ये भी अपने फेस को और ज़्यादा इन्हें शो दिखाना, अलग अलग तरीके से दिखाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी डोंगजू सभी के सामने ये बोलकर कि वो 4 लाख रुपए दे ही नहीं रहे, 3 लाख रुपए में मान जाओगे क्या, इसकी इज्जत का फालूदा कर देती है एंड ये चुपचाप यहाँ से बैठकर निकल लेता है। इस चक्कर में इसकी हीजी के साथ थोड़ी बहस हो जाती है। इसे डर लगने लगता है कि कहीं इसका बॉयफ्रेंड सच में तो दूसरी लड़की के पास नहीं जा रहा, इसलिए ये अपने फ्यूचर टेलर को बताती है कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। इसके फ्यूचर टेलर को लगता है कि अगर ये उससे शादी कर लेगी तो फिर मेरे पास क्यों आएगी, एंड अभी तो मुझे इससे बहुत सारे तावीज़ बेचने हैं, वो भी बहुत महंगे महंगे, मेरा बिजनेस नहीं हो पाएगा। इसलिए इसे बोल देती है कि अगर तुम उससे अभी शादी करोगे ना तो तुम्हें पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, तुम्हारा सारा पैसा चला जाएगा। हाँ ये बात अलग है कि कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। डोंगजू उसके पास कुछ पैसे लाती है कि ये लो, ये मैंने तुम्हारे कार के लिए इकट्ठे किए थे, बट कार तो तुम्हारे पास हो गई तो इससे तुम रेंट दे देना। ये रेंट दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आके इनकी सारी दुकान की सारी सॉक्स बाहर निकाल कर डाल देते हैं। डोंगजू को माते के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, जिसे ये भी ध्यान नहीं था कि इसकी दुकान को बचाते हुए डोंगजू को चोट लग गई थी। माते हीजी को बताता है कि मैं बिज़नेस करना चाहता था पर मुझे पता लगा दुनिया कितनी बेकार है। तो हीजी से कहती है कि क्यों ना तुम अपनी ये सारी टेंशन मुझे दे दो, तुम सिर्फ ऐशो आराम करो, बिकॉज़ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मुझे अपने पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं। यूरी अपनी लड़की के बर्थडे को छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन इसकी सासू माँ आकर इसे कहती है कि तुम्हें ऐसे यहाँ पर नहीं भटकना चाहिए। यूरी भी इन्हें कहती है कि आपके पास आपके पति का एक नाजायज़ बेटा आया होगा, मैंने ही इसे ढूंढा है। ये सोचता है कि क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करनी, शादी करके एकदम रिच बन जाता हूँ, इसलिए इसे हाँ बोल देता है। इन दोनों को ये आइडिया आता है कि इतनी सारी सॉक्सेस तो ये कहाँ बेचेंगे, इसलिए इन्हें ड्रेस को साफ करने के इस्तेमाल के लिए ही बेचा जाए। ये शातिर औरत अपने पति को कहती है कि पता है यूरी को आपके किसी नाजायज़ बेटे के बारे में पता चल गया है, हमें उसे रास्ते से हटाना चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। बट इनके हस्बैंड कहते हैं कि अब वो हमारे घर की बहू नहीं रही तो हम उसे किस हक से बुला सकते हैं।
डोंगजू काफ़ी खुशी से इसे बताती है कि मैंने उन्हें बेचने का आइडिया ढूंढ लिया, लेकिन ये इसे लंच पे बुलाता है एंड बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी इस बिल्डिंग की मालकिन से, तो तुम्हें वो सॉक्स बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ऐसे कहती है कि आपने तो उसका कभी जिक्र भी नहीं किया, क्या आप उससे प्यार नहीं करते, ये सब पैसे के लिए है। तो माते इसे कहता है कि प्यार की किसको पड़ी है, आज की लाइफ में सबको पैसा ही चाहिए। अभी तो इसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती है, लेकिन घर जाके बहुत ज़्यादा रोती है बिकॉज अब इसके जीने की कोई भी तमन्ना नहीं रही थी। हीजी को एक बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है, जिस पे इसे उस फ्यूचर टेलर की बात याद आती है कि तामे से शादी करने की वजह से लॉस हुआ, इसलिए तामी को भी इसके पास लेकर जाती है, लेकिन तामी को इसकी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। ये ऐसे कहता है कि तुम अब ये कैक्टस कहाँ से लेके आई हो, लेकिन हीजी सोचती है कि तुम्हें नहीं पता, ये छोटे से कैक्टस को खरीदने में मैंने 4 करोड़ गंवा दिए। तभी अचानक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। हीजी इसे कवर कर लेती है बट इसे खुद चोट लग गई थी, लेकिन ये ऐसे कहती है कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए, अपने पैसों को बचाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पैसे ही नहीं रहेंगे तो तुम तो अपने आप ही मेरे पास से चले जाओगे, है ना। ये भी इस पे सोच में पड़ जाता है। इस बारे में ये यूरी को बताता है, तो यूरी इसे कहती है कि तुमने उससे जितने बिजनेस एथिक्स समझने थे समझ लिए, अब तुम्हें एक और लड़की से समझना है कि दूसरों का मन कैसे पढ़ा जाए, एंड वो लड़की फ्यूचर टेलर ही होती है। एंड इसी के साथ एपिसोड ये पे खत्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू।